ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में नया टॉपिक शुरू करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अचर गुणांकी रेखिक अवकल समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण में अगर गुणांक सारे अचर दिए हुए हों तो वो अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन जानते हैं nth ऑर्डर की, वो डी एन वाई बाई डी एक्स एन nth ऑर्डर, फिर P1 डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, P2 डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू, पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ P1 P2 Pn और क्यू एक्स या तो x के फलन हैं या अचर हैं। तो ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें अगर ये जो p सारे p हैं, P1 P2 Pn, ये कांस्टेंट आ जाएं, Qx भले ही x का फलन हो, लेकिन P1 P2 Pn सारे जितने भी मान हैं ये अगर कांस्टेंट हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बन जाती है। तो इनकी जगह p की जगह यहाँ पर अगर अपन a लिख दें, a1 a2 an या c1 c2 cn लिख देते तो ये इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, क्योंकि ये सब अचर हैं, इनके गुणांक अवकलजों के गुणांक अचर होने पर ऐसा समीकरण बनेगा और उसको अपन सॉल्व करना सीखेंगे। अब इसमें अगर डी nth ऑर्डर को अपन डी एन बाई डी एक्स एन को अपन डी की पावर n से लिखें, फिर ये डी एन माइनस वन है, ये डी एन माइनस टू है, ये 1 है और y कॉमन लेके लिख दिया बार इज इक्वल टू क्यू। तो ये तो कोई d का फलन आया, y इज इक्वल टू क्यू x का ही फलन है क्यू। तो ये एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू रूप की समीकरणें इसमें कहलाएंगी, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। उसकी सारी इक्वेशंस इसी रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ d की पावर n तो अभी बताया था, और एफ डी जो मैंने फंक्शन ऑफ d लिखा है वो यही है, d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस वन प्लस a2 d की पावर n माइनस टू से लेके an तक। जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एल डी निकालते हैं कि इसका हल कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं इसमें। तो जनरल सॉल्यूशन अपन एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स जो इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन दी गई है, इसको नंबर 2 डाल दिया है, और इसमें इसके हल में 2 बातें सीखेंगे अपन, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो पूरक फलन है उसको निकालने के लिए हम क्यू एक्स जो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म होगी लिखी हुई एक्स की, उसको 0 के बराबर मानकर एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। अब एफ डी वाई 0 को सॉल्व करने का तरीका अपन आगे सीखेंगे भी कि कैसे उसको हल करेंगे। तो इसमें अगर इंडिपेंडेंट इसके सॉल्यूशंस y1 y2 yn अलग अलग इसके फैक्टर किए अपन ने, जैसे पहले करते आए थे, उसके इसमें फैक्टर करें, और फैक्टर करने के बाद में y1 y2 yn इंडिपेंडेंट हैं सब एक दूसरे से 3 की इक्वेशन में, तो c1 y1 c2 y2 प्लस cn y1 इन सब का योग भी दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा, एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा, इनका योग भी। तो y1 y2 yn अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं तो इनका सम भी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए इनका सम भी इस दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये अगर अपन y की जगह पूरा ये मान रख दें तो एफ डी वाई की जगह c1y प्लस c2y प्लस c3y प्लस cny रख दिया, तो इसमें ये c1 कांस्टेंट है तो एफ डी से पहले आ जाएगा, तो c1 एफ डी y1 प्लस c2 एफ डी y2 प्लस cn एफ डी yn। अब चूँकि y1 y2 yn सब सॉल्यूशन हैं इसके, तो ये 0 होंगे सब, एफ डी y1 0 है, एफ डी y2 भी 0 है, f3 yd भी 0, ये सब 0 हैं, तो ये मान 0 आ गया। तो एफ डी वाई बराबर 0 प्रूव हो रहा है। इसका मतलब ये जो अभी अपन ने लिखा था c1 y1 c2 y2 cn yn योग के साथ, ये कहलाता है पूरक फलन। तो पहला काम होगा कि जो भी एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 क्यू को 0 लेने पर जो इक्वेशन बनी उसके फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद में हर एक का सॉल्यूशन निकालें और उन सॉल्यूशन को c1 c2 cn लगाकर गुणा कर जोड़ दें, तो वो इसका पूरक फलन कहलाएगा, क्योंकि ये दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसे u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। दूसरी चीज़ इसमें जो ज्ञात करनी है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट हल कहलाता है, जिसमें क्यू एक्स को 0 नहीं लेना है,
तो ये एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स बना। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका अपन सीखेंगे आगे। उसमें मान लीजिए ये v है, तो v दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा, एफ डी वी इज इक्वल टू क्यू होगा। तो ये अपन एफ डी वी निकालने का तरीका आगे सीखेंगे। तो ये v कहलाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, u कहलाएगा सी एफ पूरक फलन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब u प्लस वी, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन अपने को दिया जाएगा उसमें अपन सी एफ भी कैलकुलेट करेंगे, पी आई भी कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को जोड़कर y बराबर लिख के सॉल्यूशन कंप्लीट निकाल देंगे। u और v दोनों x के फलन आएंगे, तो इसलिए y बराबर u प्लस वी लिख कर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब पूरक फलन, सबसे पहले अपन पूरक फलन निकालना सीखेंगे, और उसको करने के बाद में फिर बाद में आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पर, विशेष हल पर। तो पहले पूरक फलन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण जो सवाल दिया गया होगा उसकी अपन सबसे पहले सहायक समीकरण बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। तो सवाल जो दिया हुआ एफ डी वाई इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें क्यू को 0 लेंगे पूरक फलन निकालने के लिए। तो अपना क्वेश्चन बन गया एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ डी का मान अपन ने रखा, तो डी एन प्लस ए वन डी ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन, वाई इज इक्वल टू 0 है। इसमें अगर अपन y बराबर ई की पावर एम एक्स रखें, तो y बराबर ई की पावर एम एक्स इसका सॉल्यूशन माने, तो y बराबर एम एक्स अपन ने रख दिया। तो एफ डी जो भी दिया हुआ है पूरा की पूरा y ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन ई की पावर एम एक्स है। तो एफ डी का मान रखे ई की पावर एम एक्स बराबर 0 लिख दिया। अब ई की पावर एम एक्स का एक बार अवकलन होगा एम ई की पावर एम एक्स, दो बार अवकलन होगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तीन बार अवकलन होगा एम क्यूब ई की पावर एम एक्स, एन बार अवकलन होगा एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स। तो ई की पावर एम एक्स सभी अवकलनों में आ रहा है, इसलिए बार लिख देंगे, और ब्रैकेट में बचेगा एम की पावर एन प्लस ए वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। क्योंकि ई की पावर एम एक्स 0 नहीं है, इसलिए ये चीज़ 0 होनी चाहिए। तो दो फैक्टर में ये चीज़ 0 है, तो यही कहलाती है। इसको एफ एम लिख दें, एफ डी लिखा हुआ था, वैसे ये एफ एम है, एम में समीकरण है, तो यही ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। तो सबसे पहला काम होता है कि दी गई समीकरण जो भी है उसमें क्यू एक्स को 0 लेकर अपन सहायक समीकरण लिखेंगे। तो सहायक समीकरण में डी की जगह एम लिख दो, सहायक समीकरण आ गई। अब इसके रूट निकालेंगे। मूल निकालना अपन ने पहले सीख रखा है छोटी क्लासेस में। तो जो भी समीकरण बनी उसके सारे मूल निकालेंगे। तो m घात की समीकरण, तो m मूल आएंगे, m1 m2 mn। अब ये मूल आ गए, तो इसका मतलब होगा e की पावर m1x इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, e की पावर m2x भी सेटिस्फाई करेगा, e की पावर m3x भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन सब के साथ इन सबको c1 c2 cn से गुणा करके जोड़ दें तो वो भी सेटिस्फाई इक्वेशन को करेगा। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, नाउ सी एफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो इससे अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा c1 ई रेस टू द पावर m1x प्लस c2 ई रेस टू द पावर m2x प्लस cn m रेस टू द पावर ई रेस टू द पावर mnx। ये अपन सॉल्यूशन में लिख देंगे। अब ये जो रूट आ रहे हैं m1 m2 mn, इस पे सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन क्या हो, कैसे निकालें। तो नाउ सी एफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, वी कंसिडर देम वन बाई वन। केस फर्स्ट लेते हैं इसमें अपन। केस फर्स्ट में व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग भिन्न हैं और वास्तविक हैं, मतलब m1 m2 mn सब अलग अलग हैं। तो एफ एम इज इक्वल टू 0 सहायक समीकरण बनेगी। रियल और डिस्टिंक्ट मान लिए तो इसके रूट आ गए m1 m2 mn तक। तो e की पावर m1x, e की पावर m2x, e की पावर mnx आर द सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि संतुष्ट करेंगे। तो सी एफ बन गया c1 ई रेस टू द पावर m1x प्लस c2 ई रेस टू द पावर m2x प्लस cn ई रेस टू द पावर mnx। ये कहलाएगा सी एफ। नोट कर ले अच्छी तरह से, हर सवाल में लिखना पड़ेगा। तो पूरक फलन होगा, जो रूट्स आए डिस्टिंक्ट और रियल थे उनको अपन ने जोड़ के इस तरह से लिख देंगे, यही कहलाएगा यही कहलाएगा इक्वेशन का पूरक फलन, जब केस फर्स्ट लिया है। अब केस सेकंड लेते हैं। जब रूट्स इक्वल हों,
कुछ रूट्स मान लीजिए 2 रूट्स इक्वल आ गए या 3 रूट इक्वल आ गए, तो उस समय इसका सी एफ कैसे लिखेंगे? तो एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू एक्स अपन ने 0 ले लिया है, 2 रूट M1 इज इक्वल टू M2 मान लिए इसके हैं, 2 रूट हैं, बाकी के रूट सारे अलग अलग हैं, जैसे M3 M4 M5 M6 सब अलग अलग है, M1 M2 बराबर है। तो इसका सी एफ कहलाएगा M1 M2 जो इक्वल रूट्स हैं उनके लिए सी एफ लिखेंगे C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर M1x, 2 रूट इक्वल है उनके लिए। जैसे मान लीजिए M3 और M4 इक्वल है, तो उसके लिए सी एफ बन जाएगा C3 प्लस C4x ई रेज टू द पावर M3x। तो अब मान लीजिए टोटल रूट की बात करते हैं, टोटल रूट ये हैं M1 M2 तो इक्वल हैं, बाकी M3 M4 सब डिस्टिंक्ट हैं, तो सी एफ हो जाएगा C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर M1x, और बाकी जैसे पहले लिखते हैं C3 ई रेज टू द पावर M3x, C4 M ई रेज टू द पावर M4x प्लस Cn ई रेज टू द पावर Mnx, ये सब डिस्टिंक्ट हो गए। तो रियल रूट 2 प्रकार के होंगे, एक तो डिस्टिंक्ट और एक इक्वल। जैसे मान लीजिए 3 रूट इक्वल हों तो अपन जैसे M1 M2 और M3 इक्वल हैं, तो उसका सी एफ लिखा जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई रेज टू दी पावर M1x, ये 3 रूट के लिए होगा। तो ये अपन क्रम से लिख लेंगे। अब इसके बाद बारी आएगी इमेजिनरी रूट की। जब रूट्स इमेजिनरी आ जाएं तो या तो रियल रूट आएंगे या इमेजिनरी आएंगे, उनमें भी या तो वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल रूट डिस्टिंक्ट हो तो और इक्वल हो तो उसका अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद जब रूट जो इक्वेशन दी गई है उसके इमेजिनरी आए। अब केस थर्ड लेते हैं। व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण आर कॉम्प्लेक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन में सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण के मूल अगर सम्मिश्र हों तो फिर उससे सी एफ कैसे, पूरक फलन का मान कैसे ज्ञात करें? तो मान लीजिए जो सहायक समीकरण है उसके रूट्स आते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, युग्म में आएंगे हमेशा, कॉम्प्लेक्स रूट युग्म में आते हैं, अल्फ़ा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा बीटा के रूप में ही आएंगे। तो इसका सी एफ लिखने के लिए अपन वही लिखेंगे, y इज इक्वल टू, पहला रूट है C1 ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस C2 ई रेज टू दी पावर, दूसरा रूट है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा एक्स। तो अपन ने उसी रूप में 2 मूल मान लिए, एक तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, और उसको ई की पावर में लगा के M1 M2 जैसे लगाते हैं उसी रूप में लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लें जिससे कॉम्प्लेक्स रूट आए तो अपन हमेशा उस रूप में इसको सी एफ को लिख पाएँ। तो ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा एक्स अगर अपन दोनों में आ रहा है कॉमन तो ले लें, तो C1 ई रेज टू दी पावर आयोटा बीटा एक्स पहले में बचा और C2 ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स दूसरे में बचा, तो ये ब्रैकेट में आ गया। तो चूँकि ई रेज टू दी पावर आयोटा एक्स होता है C1 ई रेज टू दी पावर आयोटा एक्स होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, तो उसको लिख देते हैं। तो ये हो गया C1 ई रेज टू दी पावर आयोटा बीटा एक्स का मान लिख दिया कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स। ऐसे ही C2 के आगे ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स है, उसको लिख दिया C2 कॉस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स, और उसको ठीक करके लिखा। तो ये हो गया C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, कॉमन आ गया, फिर आयोटा C1 माइनस C2 साइन बीटा एक्स। अब अगर C1 प्लस C2 को अपन C1 डैश लिख दें और आयोटा C1 माइनस C2 को C2 डैश लिख दें, तो ये हो गया ई रेज टू दी, वाई का मान आ गया ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा एक्स C1 डैश कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन डैश बीटा एक्स। तो इसमें ये मान अपन हमेशा सीधा यही लिखेंगे जब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रूट आ गए किसी के C प्लस आयोटा डी, इस तरह के प्लस माइनस आयोटा डी ये आ गए, तो अपन ई रेज टू दी पावर सी एक्स, फिर A1 कांस्टेंट ले लिया, कॉस डी एक्स प्लस A2 साइन डी एक्स, इस रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये जो C1 प्लस C2 है इसको तो C1 डैश माना गया है और आयोटा C1 माइनस C2 को C2 डैश माना गया है, इससे अपन इस रूप में लिख लेंगे। तो ये रूप थोड़ा ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं लास्ट, जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और इक्वल भी हैं, तो जैसे 2 रूट्स आए, एक रूट है अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा और दूसरा भी कॉम्प्लेक्स इसी रूट में आ गया अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, सेम रूट्स 2 बार आ जाएं तो क्या करेंगे? तो सी एफ जैसे अपन ने
रियल के लिखे थे वैसे ही लिख रहे हैं, C1 प्लस C2x ई रेस टू दी पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा एक्स, फिर C3 प्लस C4x ई रेस टू दी पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा एक्स। तो जैसे m1 रूट दो बार आ गया तो उसमें यही इसी तरह से CF लिखते, तो वैसे ही अपन ने कॉम्प्लेक्स रूट दो बार आए तो दोनों को C1 प्लस C2x और C3 प्लस C4x रूप में लिख दिया। अब वापस वही ई की पावर आइटा एक्स वाली जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसी रूप में लिखेंगे। तो इसमें ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स तो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। इसमें जो आयोटा आएगा उनमें कांस्टेंट में अपन ने बदल लिया है और इसी रूप में कांस्टेंट लिख दिया। आप चाहे तो डैश लगा के समझ लें इसे कि C1 डैश प्लस C2 डैश एक्स और C3 डैश प्लस C4 डैश एक्स करके रूट्स बना सकते हैं। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ई की पावर आयोटा बीटा एक्स हो जाएगा कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, और कांस्टेंट दोबारा अपन ने ठीक करके लिख दिए हैं। यहाँ पर सिंपली वैसे ही लिख दिया गया है जिससे समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर मान लीजिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की दे रखी है जिसके n रूट्स हैं, तो मान लीजिए वो रूट्स अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा रिपीट हो रहे हैं, और m5 m6 mn तक रूट्स n रूट्स दे रखे हैं। तो उसका CF जब अपन लिखेंगे तो वो हो जाएगा CF इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स। पहले वाले जो चार रूट हैं उनका एक साथ लिख रहे हैं, ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। ये तो इसका लिख दिया अपन ने इन दो रूट्स का, और अगले दो रूट्स का, तो चार रूट का तो ये अपन ने CF लिख दिया। और बाकी जैसे लिखते हैं रियल रूट्स हैं यहाँ पर m5 m6 mn, तो C5 ई रेस टू दी पावर m5x प्लस C6 ई रेस टू दी पावर mcx Cn ई रेस टू दी पावर mnx। बाकी जैसे रियल रूट का लिखते हैं CF वैसे ही लिख देंगे। तो अब अगर रूट्स रियल या कॉम्प्लेक्स कैसे भी आ जाएं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आएंगे इन्हीं में से, तो उनका CF लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। अपन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। अगर सारे रियल रूट हैं पहले तरह से लिख देंगे, केवल कॉम्प्लेक्स रूट है इस तरह से लिखेंगे, और मिक्स रूट्स हैं रियल और कॉम्प्लेक्स तो जो मैंने लास्ट में भी बताया है इस तरह से अपन पूरा पूरक फलन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख लेंगे।